आप सभी को पता है कि जैसे ही आंसर की आया हुआ है टीजीटी और पीजीटी का बीपीएससी आयोग द्वारा, बहुत सारे बच्चों को कुछ क्वेश्चन में डाउट हुआ है और आप सभी को मैं पहले भी अपना नंबर दिया हुआ था। उसमें से बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास व्हाट्सएप किया इन सारे क्वेश्चनों को, यहाँ पर दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन को, जो उनको डाउट लग रहा था कि सर इसको थोड़ा सा समझा दिया जाए। तो आज आप सभी के समक्ष जो है ये सारे क्वेश्चन और इसके प्रूफ लेके आया हूँ। इसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट फिर भी लगेगा तो आप सभी जो बेधड़क हमारे नंबर पर, हमारा नंबर जो है नोट कर लीजिएगा। उस नंबर पर क्या कीजिएगा, आप सभी जो है उस नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। उसको क्या कर सकते हैं, आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहां से क्वेश्चन अपना डिबेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बहुत सारे बच्चों से। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज की जो क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं चीजों को। ये आपके द्वारा क्वेश्चन जो दिया गया था उसका मैं प्रूफ दिखा रहा हूं और इसमें देखिए मैं सीधे सीधे पहले ही बता दे रहा हूं, क्लियर कट। होता क्या है, कभी कभार कोई बच्चों को क्या होता है ना कि जो मैं आंसर बताऊंगा वो आंसर वो नहीं लगाए होंगे, तो थोड़ा सा उनको बुरा लगता है कि मेरा एक नंबर खा रहे हैं, ये एक नंबर कम कर रहा है। तो मेरे एक नंबर कम करने या ज्यादा देने से ना ही आपकी जॉब होगी या नहीं होगी, ये कुछ नहीं है ना। ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नंबर आपका बढ़ाए या घटाए। ठीक है, मैं आपके समय सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और उसका प्रूफ दिखा रहा हूँ। प्रूफ आप सभी को लास्ट में बता दूंगा कि कहां से ये सारी चीजें दिखाई जा रही है। हालांकि कई बार बताया हूं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहां दिया था कि साक्षरता दर के हिसाब से सीक्वेंस में कौन सा होगा, क्योंकि केरल जो है सबको पता था कि केरल और केरल के बाद लक्षद्वीप होगा कि गोवा होगा। आप अगर ध्यान से देखिएगा चीज को कि केरल, उसके बाद लक्षद्वीप, मिजोरम और गोवा साक्षरता के मामले में भारत में ये क्या है, सबसे आगे है। मतलब 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये। और ये जो लाइन देखिएगा हूबहू यही लाइन केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम और गोवा, ऐसा लगता है कि इसी किताबों में से उठा के दे दिया है क्वेश्चन। एकदम लाइन बाय लाइन यही चीज एकदम दिया गया है, लाइन बाय लाइन दिया है 4 को। 5वां ऐड कर देता तो लगता है कि पक्का इसी किताबों में से छाप दिया है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो साक्षरता रिपोर्ट मांगा था 1 से लेकर 4 तक जो है लाइन बाय लाइन घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा होकर घटते 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 क्रम पर, उसी तरह सेम टू सेम यही घटते क्रम पर यहाँ दे दिया है। क्या दिया है, घटते क्रम पर दे दिया है 2011 का रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन आपने पूछा था, अगला क्वेश्चन जो आप सभी ने भेजा था, और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप पर अभी भी लगातार जो व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है कि सर जो है ये हिस्ट्री को बता दीजिए, पॉलिटिक्स बता दीजिए। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, हिस्ट्री में सोच रहा हूं कि नाइट में अगर समय मिलेगा तो उसको देख कर कि कौन कौन क्वेश्चन में डाउट हो रहा है। जैसे 2-3 क्वेश्चन आपने पूछा था व्हाट्सएप में, मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा था तभी देखा, बहुत सारे बच्चों को आ रहा था मैसेज। तो मैं उसको नाइट में कोशिश करूंगा कि उसकी जो पूरी साक्ष्य के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, क्योंकि मेरे बताने से तो कुछ है नहीं, आपको देखना है प्रूफ कि आंसर ये क्वेश्चन कहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं उसको आप लोग कोशिश करूंगा कि आपके समक्ष रखने के लिए, बताने के लिए। उम्मीद करूंगा कि वो चीज़ आपको समझ आएगी। तो आपको करना यही है कि मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है क्वेश्चन को और मैं आप सभी को वो क्वेश्चन दिखा दूंगा। और रही ये पूरी 48 क्वेश्चन का ज्योग्राफी का, तो वो पूरा 48 जो क्वेश्चन है वो एक दिन जो है आप सभी को कल या परसों में पूरी 48 क्वेश्चन में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, कैसे आगे की तैयारी किया जाए, वो सारी चीज़ के बारे में चर्चा कर दूंगा। ठीक है, अभी जो फिलहाल आपने जो डाउट पूछा था उसी को मैं बता रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो आपने डाउट पूछा था, अगला जो डाउट पूछे थे, ये वाला क्वेश्चन, हालांकि आयोग ने इसको जो है डिलीट कर दिया है। क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो यहां पर देखिएगा लिखा है उपमहाद्वीप। क्या लिखा है, उपमहाद्वीप, एक वर्ड लिखा हुआ है उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप लिखा है। अब आपको कई बार बताया हूं कि उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है। मान के चलिए ये पूरा जो है ना, ये भारत और भारत के साथ साथ ये पूरा एरिया आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा क्या, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा नेपाल, यहाँ आ जाएगा भूटान, नीचे में आ जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश, ये वाला एरिया बांग्लादेश। उसके बाद से कई किताब में श्रीलंका और मालदीव को भी ऐड किया हुआ है। हालांकि इतना ही जो होता है भारतीय उपमहाद्वीप, यानी कि किसी न किसी कारणों से ये पूरा जो भूखंड है वो अलग हुआ है। जैसे इधर से अलग हुआ ये हिंदुकुश पर्वत से, और इधर से अलग हुआ आराकानयुमा पर्वत से, और इधर से अलग हुआ किससे, तो हिमालय पर्वत से, और नीचे से हिंद महासागर से, यानी महासागरों से अलग हुआ है। ये पूरा एरिया के अंतर्गत जो भी देश है इस सब मिला के भारतीय उपमहाद्वीप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। अब कह रहे ये किसका हिस्सा है, आयोग कह रहा है कि हम इसका आंसर नहीं मानेंगे, डिलीट कर दिया। क्या कर दिया, डिलीट कर दिया आयोग ने इस क्वेश्चन को। लेकिन इससे नुकसान हुआ, किसको नुकसान हुआ, तो जिसने अगर सही आंसर लगाया है, जिसने क्या किया, सही आंसर लगाया है। जैसे यहाँ लिखा है उपमहाद्वीप तो नहीं लिखा है, प्रायद्वीप लिखा है। और प्रायद्वीप का मतलब होता है कि दक्षिण भारत वाला भाग, ये वाला भाग प्रायद्वीप। और ये पूरा बोल रहा था उपमहाद्वीप, यानी पूरा भाग बोल रहा था।
तो जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप जो है वो प्रायद्वीप जो है किसका हिस्सा है? तो याद रखिएगा प्रायद्वीप होता है गोंडवाना लैंड का हिस्सा, लेकिन यह उपमहाद्वीप पूछा है और ऑप्शन में इसका क्वेश्चन को हटाइए दिया, डिलीट कर दिया है। डिलीट करने से नुकसान क्या हुआ कि अब 119 पर रिजल्ट बनेगा, 119 बनेगा, है ना। या तो हर किसी का अकाउंट नंबर दे देगा तब 120 बनेगा, कोशिश करता है कि 119 पर रिजल्ट बनाने का, गवर्नमेंट एक नंबर हटा देता है। अब मान के चलिए किसी को लग रहा है कि नहीं भाई आपसे मिस्टेक हुआ है छापने में, या आप प्रायद्वीप ही बोल रहे थे, तो आंसर जो है गोंडवाना लैंड मानिए। अब जिसने ये लगाया है उनका तो एक नंबर खा गया, उनका तो एक नंबर आयोग ने खा गया, है कि नहीं है? एक नंबर तो उनका चला गया और एक नंबर से रिजल्ट आ जाता है, रुक जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में है ना, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि सर ये वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 82.5 डिग्री होगा कि क्या होगा, नहीं होगा, तो याद रखिएगा चाहे 82.5 लिखे, है ना, चाहे 82.5 लिखे इस तरह लिखे, या मान के चलिए कि ऐसे लिखे, है ना, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, या ऐसे लिखे, है ना, ऐसे लिखे 82.5 1/2, 82.5 1/2 कितना लिखे? 82.5 1/2 डिग्री, ठीक है। ये भी 82.5 डिग्री, ये भी 82.5 डिग्री और ये भी 82.5 डिग्री, तीनों तरीका से लिखता है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है, हमें लगता है कि नहीं था। अगला क्वेश्चन आजिए, यहाँ आजिए, और ये वाला तो क्वेश्चन हो ही गया, यहाँ आजिए। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये आप सभी को पता है, पहले से भी बताया हो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। यहाँ आजिए, यहाँ देखिए, भारत की और भारत में, भारत की सबसे ऊंची, भारत की और भारत में, ये दो वर्ड में कई बार आप लोगों ने चर्चा किया था, कई बार बताया गया था कि जैसे ही पूछेगा भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी तो K2 हो जाएगा, K2, और K2 को ही गार्डियन-अस्टीन या गौरी नंदा पर्वत भी कहते हैं, ठीक है, गार्डियन-अस्टीन या गौरी नंदा। और आप जानिएगा तो एक बात और यहाँ जानने की कोशिश कीजिएगा, इसके पिछले बार यहीं से क्वेश्चन एक और पूछा था टियर 2 में कि ग्लेशियर का नाम बताइए काराकोरम श्रेणी के, तो सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो, यही ग्लेशियर लाइनें से दे दिया था, यही ग्लेशियर लाइनें दे दिया था, यानी टॉपिक वही था, ज्यादा कुछ बदला नहीं है, टॉपिक वही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन चर्चा करते हैं। कह रहा है कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच में अंतर कितना है? इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हुआ, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों कह रहे हैं कि सर 42 किलोमीटर होना चाहिए, हम क्यों इसके लगभग मान ले? कहाँ कहीं लगभग लिखा है, जब हमारे पास ऑप्शन नंबर ई मौजूद है तो हम क्यों माने 43 को, ठीक है। बच्चों का कहना था, आप लोग जो एग्जाम दिए कैंडिडेट, उनका कहना था, मैं उनके अनुसार बता रहा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 12,756 और 12,714, इसको अगर माइनस करते हैं, जो ध्रुवीय व्यास था, जो कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 आएगा। कितना आएगा? 42 आएगा, आपको 42 आएगा। तो अगर पॉइंट में भी लिखा रहता तब वो भी मान सकते थे कि भाई 42 दशमलव समथिंग, लेकिन 43 अगर लिखा है, 43 लिखा है और ऑप्शन में दे दिया ऑप्शन नंबर ई, है ना, तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि क्यों माना है। हालांकि आयोग अपना थितराई पर मानेगा तो मन में करेगा, क्योंकि लगभग उसके बराबर तो आ ही रहा है, लगभग उसके तो आ ही रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन बन भी सकता है कि भाई ई दिया है, हर जगह आप 42 पढ़े हैं, एनसीईआरटी हो, बिहार बोर्ड हो, कहीं भी, तो 43 क्यों, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई सब, अगर ऑप्शन नंबर डी में, अगर मान के चलिए ऑप्शन नंबर डी रहता, ई नहीं रहता और डी में लिखा रहता यहाँ पर 45 किलोमीटर, ठीक है, कितना लिखा रहता? 45 किलोमीटर, तब कहते भैया नजदीक लग रहा है 43 तो यही होगा, तब कहते। जब हमारे पास ऑप्शन नंबर ई मौजूद है तो अगर माने हैं तो आपकी मर्जी है, ना माने हैं तो आपकी मर्जी है। यहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है कि ये भी मैंने बताया था, कई बार बताया था मैंने, यहाँ जी क्वेश्चन ये रहा। मैंने कहा था कि जब भी पूछेगा, क्या पूछेगा? भारत की मुख्य भूमिका, तटीय लंबाई, तब कहिएगा 6100 किलोमीटर, और ये दिया है एससीईआरटी बिहार बोर्ड में, एनसीईआरटी में नहीं है, बिहार बोर्ड में। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, और कह रहा है कि कुल अगर लंबाई पूछेगा तो 7516.6 कहिएगा। यहाँ कुल ना पूछे, क्या पूछे था? मुख्य भूमि, तब 6100, और इसी की जगह पर लिखा रहता कुल भूमि, क्या लिखा रहता? कुल भूमि, तब क्या कहते हैं? 7516.6, क्या कहते हैं? 7516.6 बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया आप सभी को? समझ आ गया? ये चीजें मैं पहले भी समझाया था, फिर दोबारा भी बता रहा हूं ये चीजों को। अगला क्वेश्चन आजिए, इंदिरा पॉइंट की विशेषता, क्या कह रहा है? इंदिरा पॉइंट की विशेषता बताइए। अब हुआ क्या था ना कि बहुत सारे बच्चों को जो है ना ये मानना था कि ये जो है ना ये भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, ये दोनों मान लिए थे, लेकिन ये नहीं मान रहे थे। हालांकि मैंने उस समय भी बोला था कि जब दो मान लिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक ना भी रहे तो। लेकिन उस समय भी समझाया था कि वर्तमान समय में ये क्या है? दृष्टिगत नहीं है, यानी नहीं है।
यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2004 में क्या हुआ था, सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। जलमग्न मतलब होता है डूब गया, समझेंगे ना, इसीलिए डूब गया इसीलिए। तो ये आंसर हालांकि डी ऐसे भी सही था वैसे भी सही था, दोनों कारणों से सही था। अब ये लिखा है कि पूर्वारोपित घाटियां या पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदी जो है यहाँ जी, पूर्ववर्ती जो नदी है, पूर्ववर्ती नदी या अपवाह तंत्र जो है, वे नदियां जो हिमालय पर्वत के बनने से पहले बहती थी, जिनके धाराओं की दिशा पर्वतों के महाखंड बनाकर दक्षिण की ओर होती थी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वैसी नदियां जो पहले ही से बहती थी, ठीक है, और बीच में हिमालय पर्वत आ गया तो वो कही कि भाई हम ना हटेंगे, हम तो जैसे बह रहे हैं वैसे ही बहते रहेंगे, है ना, चाहे हिमालय पर्वत आए चाहे कोनो पर्वत आ जाए, ठीक है ना, कही कि हम तो भाई ना हटेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो मानसरोवर एक झील है, मानसरोवर झील, इसी के बगल में पर्वत है कैलाश पर्वत, यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कौन सी, सिंधु नदी, जो भारत में प्रवेश करती है ना। भारत प्रवेश करने के बाद जो है ये पहुंचती है पाकिस्तान के मिठानकोट, और मिठानकोट से होते हुए पहुंच जाती है कराची बंदरगाह। कराची बंदरगाह के ईस्ट यानी पूरब से ये कहाँ जाती है, अरब सागर में जाके गिर जाती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है, याद रखिएगा। ये कौन सी नदी है, सिंधु। और इसी के नजदीक बगल से एक और झील है, इस झील से निकलती है कौन सी, सतलज नदी, कौन सी, और ये आके सिंधु से मिलती है पाकिस्तान में। हालांकि सिंधु के साथ साथ जो है झेलम, ब्यास, रावी, बहुत सारी नदियां हैं जो सिंधु के साथ सिंधु में जाके मिलती है सतलज के साथ में, ठीक है, बहुत सारी नदियां हैं। अब ये दोनों नदियां जो है ना, ये हिमालय पर्वत यहाँ होने के बावजूद इनको काट के निकली हुई, यानी गार्ज बना के यानी तोड़ते हुए घाटियों के निर्माण करके बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण कर दिए, बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण करते हुए, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि जो घाटियां जो होकर बहती है वो हिमालयन नदी होगी, और इनमें से ऑप्शन देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि इसमें से जो हिमालयन नदियां है वो एकमात्र यही दोनों नदी दिख रहा है जो हिमालयन नदी है, हिमालयन है। बाकी ये सब क्या है, दामोदर नदी जो बंगाल का शो कहा जाता है, गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये सारी नदियां जो है ना क्या है, दक्षिण भारत की नदियां, क्या है, दक्षिण भारत की नदियां है ना। चंबल नदी जो है ना, जो राजस्थान की जो नदी है, ठीक है, जो यमुना की सहायक नदी है, तो ये सब दक्षिण भारत की नदी है। और यहाँ हिमालयन नदियों की बात की जा रही थी, किसकी बात की जा रही थी, हिमालयन नदियों की बात की जा रही थी। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन लिखा है कि अक्षांश पर, ग्लोब पर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं की संख्या क्या है। इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट हुआ था, बहुत ज्यादा, और उसमें बड़ी अच्छा से समझाया था आप सभी को, हमको लग रहा है बहुत आसान भाषा में समझाया था कि एक ग्लोब पर अक्षांश रेखा, और ये बात बार बार बोला था कि अक्षांश और अक्षांश रेखा जब बोलेगा ना तो रेखा होता क्या कि एक ग्लोब पर लाइन खींचते जा रहा है, ये भी अक्षांश रेखा, ये भी सब अक्षांश रेखा है, सब अक्षांश रेखा खींचते जा रहे हैं। होता क्या, लास्ट में जो होता है ना, ये रेखा खिंचाई नहीं पाता, एक छोटा सा बिंदु होता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये क्या है, याद रखिए कि ये जो है ना एक अक्षांश रेखा ना होके एक अक्षांश बिंदु है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश बिंदु, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बिंदु, जो कि रेखा ना होके बिंदु है। तो टोटल अक्षांश होता है 181 गो, और रेखा होता है अक्षांश रेखा, 2 को कम कर दीजिएगा तो 179, 179 गो, 179 गो, ठीक है, समझ रहे ना। तो ये जो है ना, इसमें से कोई नहीं मैच कर रहा था, भले देशांतर 360 को था लेकिन अक्षांश नहीं मैच कर रहा था, तो इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल आयोग ने सही माना है। और ये बात बता आपको, ग्लोब वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बीपीएससी में इसके पहले ही पूछा जा चुका है, पीटी में पूछा था कि एक ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है, तो 179, ठीक है, कितना, 179। अगला क्वेश्चन आ जाइए। यहाँ लिखा है कि कहवा की जो खेती उत्पादन होती है वो कहाँ होती है, तो नीलगिरी एरिया में होता है। और ये चीजें भी पहले से आप लोग जानते थे, हालांकि बीच में आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ था इसलिए क्योंकि इसके पहले यही क्वेश्चन दिया था जहां ऑप्शन दिया था बाबा बुदन की पहाड़ी। कहवा यानी कॉफी का उत्पादन है ना, चिकमंगलूर कर्नाटक में, वायनाड सेवराय केरल में, और नीलगिरी तमिलनाडु में भी इसकी जो है उत्पादन किया जाता है। अगर ऑप्शन में साउथ का दुगौरी को नाम लिखा रहता है, जैसे सोन बेसिन साउथ में नहीं है, छत्तीसगढ़ बीचों बीच में ये भी नहीं है, तो एकमात्र यही है नीलगिरी, यहीं पर हो जाएगा। चाय का क्या हो जाएगा, सॉरी चाय बोल रहा हूँ, कॉफी का जो क्या हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा, ठीक है, उत्पादन वाला स्थल हो जाएगा। ये चीजें दिया गया था, आगे दिए। अब भारत का सबसे लंबी राजमार्ग कौन सा है, इसमें भी बहुत डाउट है, इसमें भी भारी डाउट है, बहुत सारे बच्चों को भारी डाउट है। यहाँ देखिएगा, सारी चीज मैं बता रहा हूं आप सभी को, यहाँ देखिएगा।
NH44 में बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, क्या किया, ऑप्शन नंबर ई लगा लिए। क्यों? क्योंकि किताबों में दिया है NH7 दिया, किया है, कहा गया है कि नेशनल हाईवे नंबर 7 जो है भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में हूबहू यही चीजें दी गई है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए तो क्या लिखा है, NH44 यानी NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसे पुराने NH के नाम से भी जाना जाता था, यानी इसी को पहले NH7 के नाम से जाना जाता था। इसी को क्या जाना जाता था? NH7 के नाम से जाना जाता था। अगर आप ये बतिया सिर्फ जानते रहते तो फटाक से मारते, कहते कि ले भाई ये तो यही NH7 है, NH7 यही है। एक्चुअली में NH44 जो है इसके अंतर्गत NH1A आता है, 1 आता है, ठीक है, 2 आता है, 3 आता है, ठीक है, ये सब इसी रोड के अंतर्गत में आता है, इसीलिए बड़ा हो जाता है। लगभग 3000 से ज्यादा जो है ये मतलब नेशनल हाईवे नंबर 44 जो है 3000 से ज्यादा किलोमीटर का है, जबकि NH7 जो है वो 2000 कुछ किलोमीटर है, 2300 कुछ किलोमीटर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज ये, यहां लिखा है का सुंदर वृक्ष निम्नलिखित में से कहां पाई जाती है? तो सुंदर वृक्ष तो कई बार जानते हैं, सुंदरवन डेल्टा, क्योंकि डेल्टा माने होता है कि नदियों द्वारा अपना जो गाद लाके समुद्र के मुहाने पर जो जमा करती है उसे कहते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। और जब ये डेल्टा क्या होती है, जब ये डेल्टा जो है क्या होती है, यहाँ पर पेड़ पौधा निकलने लगते हैं, उस पेड़ को बोलते हैं मैग्रोवर। क्योंकि दुनिया में जितनी भी डेल्टा होगी वहां पर वन वगैरह उगवे किए होंगे, मैग्रोवन देखने के लिए मिलते होंगे, लेकिन अपना ये जो मैग्रोवन है उसमें सुंदरी नाम का एक पेड़ पाया जाता है। कौन सा? सुंदरी पेड़ पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका जगह का नाम था सुंदरवन। क्या नाम था? सुंदरवन था, ठीक है, क्या नाम था? सुंदरवन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला चीज तो आपको बता दिए, केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम जो है, हाँ ये चीज बता दी आप सभी को, उम्मीद है हर चीज आपको बता दी है। तो ये था आपका वो है क्वेश्चन, जो डाउट था आपने वो पूछा था, उसका जवाब। अब रह गया कि भाई आप कहिएगा कि मेरे पास और भी क्वेश्चन डाउट है जिसको आपने नहीं बताया, तो आप क्या कीजिएगा, इस पर जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको ढूंढ के निकाल के विद प्रूफ के साथ आप सभी को दिखा दूं, ठीक है। अब आगे की तैयारी कैसे करना है, जब मैं 48 वाला जो बनाऊंगा, 48 नंबर जो बनाऊंगा, यानी पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी बनाऊंगा, तो उसमें बता दूंगा कैसे पढ़ना टियर 4 के लिए। अभी फिलहाल में आपको क्या करना है, अगर आप जो है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पर कमांड बना लेते हैं तो याद रखिएगा लगभग जो है 70 से 80% जो आपका क्वेश्चन जो यहीं से रहेगा, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से बच गया जो 20 से 30% जो है ये बच गया। तो याद रखिएगा जो 20 से 30% जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसके लिए स्पेशल बहुत सारे बुक है। क्या है? स्पेशल बहुत सारे बुक है, उस बुक्स को मैं पढ़ाऊंगा गारंटी के साथ कि क्वेश्चन वहां से खूब लड़ेंगे, इतनी गारंटी दे रहा हूँ। फिलहाल में अगर एनसीईआरटी बिहार बोर्ड आप पढ़ लिया है तो अगर आप लेना चाहते हैं 6000 प्लस, उम्मीद है कि 7500 चल जाए, 7500 MCQ। कौन सा? तो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का चैप्टर वाइज, इधर उधर से नहीं, पर्सनल बनाया हुआ MCQ, क्योंकि इसमें आपको जो है घटना चक्र नहीं मिलेगा। घटना चक्र का मतलब क्या? अलग से मैं फ्री में अपलोड कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि 6000 में घटना चक्र क्वेश्चन, ये 6000 फ्री फ्रेश एकदम फ्रेश क्वेश्चन जो चैप्टर के अंदर से बना हुआ, खोज के ढूंढ के एक चैप्टर से 30 40 50 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ के बनाया गया है। तो एकदम फ्रेश क्वेश्चन मिलेगा आप सभी को ऑप्शन नंबर 5 के साथ, यानी कि ई नंबर ऑप्शन के साथ में, ऐसे ही क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। आपको मिलेगा 6000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। जैसे इतिहास का लगभग 2 से 2500 क्वेश्चन मिलेगा ये MCQ के रूप में। और आपको जो है बैच के अंदर, बैच हम लोग जो चल रहा है उसमें एनसीईआरटी बिहार बोर्ड, ठीक है, ये सारी चीजों को लेक्चर वीडियो जो है वहां पर कराया जा रहा है, बहुत डिटेल से कराया जा रहा है, ठीक है। आप सभी को पीडीएफ जो है वहां पर दिया जा रहा है। कौन सा पीडीएफ दिया जा रहा है? तो हाईलाइट किया हुआ पीडीएफ दिया जा रहा है, हाईलाइट किया वाला पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है। कैसा पीडीएफ मिल रहा है आप सभी को? हाईलाइट किया हुआ एनसीईआरटी बुक मिल रहा है, बिहार बोर्ड का बुक मिल रहा है, उसके बाद अलग प्रकाशन का बुक मिल रहा है, MCQ 6000 से ज्यादा MCQ मिल रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको दिया जा रहा है। तो उम्मीद है अगर आप सभी नहीं लिए होंगे तो जरूर लीजिएगा, कमेंट में उसका लिंक मैं आप लोग ऐड कर दूंगा। बहुत मिनिमम चार्ज में, यानी अफोर्डेबल चार्ज में आप सभी को हर चीज दिया जा रहा है वहां पर, है ना। उसका जो है आप सभी ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। और कोई डाउट होगा तो आप हमारे पास बेधड़क नंबर पर कॉल कीजिएगा, 9905550148, इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, ताकि कोई भी चीज़ें का अगर डाउट होगा तो वहाँ पर पूछ के अपनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कीजिएगा। यहीं पर वीडियो करते एंड, फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।